हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर है। आज हम लोग प्रिजन रिफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने GS2 के सीरीज में लेके आया हूँ, आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है जाके वो वीडियो देख लीजिए, नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिजन रिफॉर्म। सबसे पहले ये जानना है कि प्रिजन रिफॉर्म के बारे में जो पहला लेक्चर हमने लिया था उसमें भी प्रिजन रिफॉर्म के बारे में हमने कहा था। देखिए, प्रिजन रिफॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना। वो क्यों है? ठीक है, वो अगर आप समझेंगे उसके बाद ही प्रिजन रिफॉर्म के बारे में आपको समझाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि हमारे यहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। पहले लेक्चर से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ, केसेस की पेंडेंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ओवरबर्डन है, पूरा जो सिस्टम है ये ओवरबर्डन है। स्टाफ की कमी है, अंडर स्टाफ है जुडिशरी, ठीक है, बहुत सारे वैकेंट पोजीशन है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ओवरबर्डन हो जाता है। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस का चीज़ आएगा ना, वहाँ पे ओवरबर्डन, अंडर स्टाफ जुडिशरी और जो डेटा मैंने एक बताया था कि इंडिया में कितने प्रिजन है, 13, किसको याद है नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में। 1378 प्रिजन हैं, जिसमें कितने प्रिजनर्स हैं, 6.1 लाख प्रिजनर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो 80% जो है अंडर ट्रायल में ही चल रहा है। 80% केस अंडर ट्रायल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें है कि इलिटरेसी की बात आती है कि जुडिशियल इलिटरेसी अमंग द पीपल, जो लोग, आम जनता जो है भारत की, उसको जुडिशियल जो नॉलेज है वो है ही नहीं। मतलब वो इलिटरेट है इस मामले में, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या है। कोई केस अगर हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया स्लो मोशन सिंड्रोम। इस चीज़ की चर्चा मैं लेक्चर 1 में कर चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा लेक्चर 1 तो आपको पता चल जाएगा। स्लो मोशन सिंड्रोम शॉर्ट में बता देता हूँ। स्लो मोशन सिंड्रोम नाम से ही पता चल रहा है, सनही सनही चलना, धीरे धीरे चलना, मतलब पेंडेंसी हो गई, इसको नॉर्मल माना जा रहा है, इसको एज इट मतलब नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और स्लो मोशन में सारा काम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, चौथा जो पॉइंट है इसमें, ये कहता है कि हाई बेल्स अमाउंट, मतलब जो पैसा लगता है किसी को बेल दिलाने के लिए, वो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से भी अंडर ट्रायल जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। अब कोई पैसे वाला बंदा है तो वो तो अपना बेल करवा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कैसे बेल करवाएगा, उसके पास उतना अमाउंट ही नहीं है बेल करवाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब जो पांचवा पॉइंट है वो कहता है कि पुअर फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखो, सरकारी वकील सब है, उस सब का जो फंक्शन करने का तरीका है वो भी बहुत पुअर है, बहुत मतलब अच्छा नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी आप एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जैसे मैं बताता हूँ ना, हब एंड स्कोप वाला यहाँ भी बना सकते हैं। हब एंड स्पोक मेथड से आप ऐसे बीच में मेन पॉइंट लिख दीजिए और जिसके जो जो इसके सब पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे चारों तरफ लिख दीजिए, जितने भी पॉइंट रहे हैं आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, हर लेक्चर में ये चीज़ कह रहा हूँ, और करते चलिए, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिएगा, सोचेगा एक ही बार में बना लेंगे तो फिर वो बर्डन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी से करना जारी रखिए। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर, अगला टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें आते देखिए, इशूज इन इंडियन प्रिजन्स। इंडिया के प्रिजन में और क्या क्या इशूज हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 120% क्राउड है, ओवर क्राउडेड है। मतलब होना जितना चाहिए उससे 20% ज़्यादा ही हम घुसा के उसमें ठूस के अपना रखे हुए हैं जेल के अंदर। तो ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो है मतलब अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये इशू है, ओवर क्राउडेड इशू है इंडिया का। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, फिजिकल लेवल पे भी और ह्यूमन लेवल पे भी। आप देखिएगा कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जेल ही नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जेल नहीं है। है ना, बढ़िया जेल, मतलब छोटा मोटा थाना में जो रहता है हवालात वो तो है ही, लेकिन बड़ा जेल जो होता है वो नहीं है। बहुत ऐसे जगह है, तो फिजिकल लेवल पे भी उसकी कमी है। और जेल है भी है तो पुराने ज़माने का है।
तो दीवारें कमज़ोर हैं, तो कोई तोड़ के भी निकल जाएगा, इस टाइप का, है ना? तो इस चीज़ का फिजिकल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रेंट है उसको भी, वो भी एक इशू है। और ह्यूमन लेवल पे यानी कि वैकेंसी है स्टाफ्स की जो प्रिजन में, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 30 से 33% तक वैकेंसी जो है प्रिजन में, स्टाफ की कमी है, ठीक है। और क्या है, जेल मैनेजमेंट में करप्शन। अभी ये हाल फिलहाल में एक केस आया था, सुकेश जो कॉनमैन है, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, सब जानते हैं, हाँ। अब सबके दिमाग में आ गया होगा जैकलिन फर्नांडिस का फोटो, तो भैया वहां से बाहर निकलो, आओ इस टॉपिक पे। देखो, करप्शन इन जेल मैनेजमेंट में आता है। मैं सुकेश का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद था, तो यहाँ उसने पैसे खिला खिला करके जितने भी जेल के जो मेंबर लोग थे और पर्सनल थे, उनको उसने मतलब वोट लिया, सबको पैसा दे करके खरीद लिया। तो ये करप्शन हो गया ना वो जेल में, और वहाँ से सारा मतलब लीक होता रहा। अभी एक थोड़े दिन पहले मुद्दा आया था, आम आदमी पार्टी के एक मेंबर हैं जो जेल में बंद है, उनका आया था कि उनको पर्सनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल के अंदर। तो करप्शन है जेल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में अगला है कि नो फोकस ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन, ठीक है। अब प्रिजन के रिफॉर्मेशन पे कोई फोकस नहीं दिया जा रहा। मैंने अभी बोला कि पुराने ज़माने का जो है सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का भी जेल अभी भी कंटिन्यू है, तो उस पर कोई फोकस ही नहीं है, कोई फॉर्मेशन, उसका न्यू रिफॉर्मेशन का कोई बात ही किसी को ख्याल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक इशू के रूप में है इंडियन प्रिजन्स में। अगला जो ये है इंडियन प्रिजन्स का, एक नेग्लेक्ट ऑन द हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपको याद होगा जब कोविड-19 वाला केस आया था, उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि जो जेल के अंदर जो लोग हैं उनका मेंटल वेलनेस और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है ना? क्योंकि ऐसे जो आम दिन है, जब बीमारी नहीं फैली थी उस टाइम पे तो वो अपना है रह रहे हैं वाला सीन था। अब तो बीमारी फैलने की आशंका हो गई, हेल्थ कंस्ट्रेंट्स हो गया, मेंटल वेलनेस का कंस्ट्रेंट्स हो गया। तो इस चीज के लिए भी जो है मतलब प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसको भी नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये एक पॉइंट ये भी हो जाता है। अगला आता है कि वुमेन प्रिजनर्स आर वल्नरेबल। देखिए, वुमेन प्रिजनर्स ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बाल सुधार गृह में जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस, वो भी वल्नरेबल है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, उसको मिसयूज किया जाता है ना? तो ये भी एक इशू है। दूसरा है कि ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है, मारपीट करके सच उगलवाने वाला चीज है ना, उसको टीच करके, थर्ड डिग्री दे करके, है ना, तो ये सब एक तरीके का वायलेशन है। और कस्टोडियल डेथ का भी केस आता है। कस्टोडियल डेथ का मतलब ये हो गया कि पुलिस की कस्टडी में कोई है और उसमें उसको मार दिया गया। अभी जैसे यूपी में एक केस आया था विकास दुबे वाला केस, उसमें भी कस्टोडियल डेथ वाला सीन था। अभी एक जो क्या नाम है, दो जो थे, अरे उनका क्या नाम था जो यूपी में जिनको शूट आउट कर दिया गया, हाँ, अतीक अहमद एंड ऑल, है ना, उसको। तो ये सब क्या हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है, टॉर्चर्स भी किए जाते हैं, ठीक है। तो इस सब का भी जो मुद्दा है, ये भी एक इशू है इंडियन प्रिजन में, जिस पर ख्याल किया जाना, जिस पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, और अगला जो पॉइंट है, नो सेपरेशन एमॉन्ग अंडर ट्रायल्स एंड क्या कहते हैं, कन्विक्टेड। अब देखिए, सेपरेशन जो है नहीं है, कोई अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड है, इसमें अंतर नहीं है। जेल में बंद है यानी कि वो, लोग क्या सोचते हैं, जेल चला गया यानी कि दोषी है, मतलब उसको साथ में ही रख रहे हो, कोई तरीके का सेपरेशन नहीं है। जेल के अंदर भी क्या होता है, साथ में रख देते हैं, अंडर ट्रायल में भी है वो भी, और जो दोषी साबित हो चुका है वो भी। तो इसका भी ख्याल लिया जाना है कि दोनों को अलग अलग रखे। अब जो अंडर ट्रायल है उस पर अभी सिद्ध नहीं हुआ है केस, तो वो अभी आरोपी नहीं है, उस पर तो मुकदमा चल ही रहा है अभी, ठीक है। इसीलिए जो अंडर ट्रायल में है और जो कन्विक्टेड है, दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। दे शुड नॉट केप टुगेदर, ठीक है। आगे आगे कहते हैं कि अनहाइजेनिक फूड एंड बैड लिविंग कंडीशन, ये तो है ना, खाने का और रहने का जो व्यवस्था है उसमें वो भी ज़्यादा हाइजेनिक नहीं है। अब इसमें आते हैं कि अगला पॉइंट, वे फॉरवर्ड क्या है इसका। देखिए, एक अमिताभ राय कमेटी की रिपोर्ट आई थी। अमिताभ रॉय नाम के एक जस्टिस हुए हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय के शायद वो ये रहे हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसको, अमिताभ रॉय, ये एक्चुअली अमिताभ का स्पेलिंग जो इसमें है ना, उनका जो, वो शायद ऐसे है, अमिताभा, VA लिखते हैं वो। अब देख लीजिएगा, मैंने वो अपना नोट्स बनाते टाइम जल्दी जल्दी में BHA लिख दिया, आप इसको VA लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ अमिताभा। तो ये जस्टिस अमिताभ रॉय है, एक मिनट, जस्टिस
अमिताभ रॉय। हाँ, तो इनकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इन्होंने ओवर क्राउडिंग जो हो रहा है उसके लिए कुछ सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था कि स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, लॉयर की एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम 30 प्रिजनर पे एक लॉयर तो होना ही चाहिए, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था, इन्होंने कहा था रिपोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा आया कि ये चीज ओवर क्राउडिंग है, इसके लिए कहा था। और प्रिजन्स के लिए क्या कहा था इन्होंने? प्रिजन्स के लिए इन्होंने कहा था कि लीगल एड की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो जो प्रिजन में जो लोग अंदर में एज अ क्या कहते हैं कैदी हैं, उनको भी लीगल एड मिले, उनको भी मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यायिक सहायता दिया जाना चाहिए। जैसे सरकारी वकील की व्यवस्था हो गई, है ना, उसको उसका केस, उसका उसका क्या जुर्म है, सब उसको समझाया जाना चाहिए, सही, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में कहा कि आईसीटी की व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म लिखिएगा, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका व्यवस्था होना चाहिए। जैसे मतलब ऑनलाइन जो होता है केस की सुनवाई होनी चाहिए, ऑनलाइन पेशी होना चाहिए, इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि एकोमोडेटिव ट्रांजिशन होनी चाहिए। मतलब एकोमोडेटिव ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि दिन में एक बार, वंस इन अ डे, क्या कॉल अलाउड टू फैमिली मेंबर और टू मीट देम, मतलब या तो उनको मिलने दो या फिर कॉल अलाउ करने दो, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल उनको करने दो, ऐसे इसको बिल्कुल अलग मत रखो, ठीक है। अच्छा, सीआरपीसी का जो सेक्शन 436A है, वो कहता है कि मतलब उसमें कहता है कि व्हेन अ प्रिजनर स्पेंड हिज हाफ ऑफ पनिशमेंट ही शुड बी रिलीज, मतलब उसको जाने देना चाहिए। जब आधा जब उसने अपना सजा काट लिया है तो उसको रिलीज करो, मतलब छोड़ मत दो, रिलीज कर दो कुछ दिन के लिए, फिर उसको ले आइएगा, ऐसा मतलब है, ठीक है। इसको ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो व्यवस्था होती है किसी को जेल में रखने की, ये क्यों होती है पता है आप लोगों को? देखिए, हम लोग क्या है, समाज में रहते हैं। इंसान क्या है, ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है, समाज में लोगों के साथ रहता है ना। तो आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में कि अगर किसी को अलग थलग करके रख दिया जाता है तो उसका सोशलाइजेशन ही नहीं होता, उसका मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। एक अन्ना नाम की एक लड़की थी, उसको बहुत दिनों तक मतलब अकेले रखा गया, ठीक है, तो वो ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना समझ पाती थी, वो जानवरों की तरह व्यवहार करती थी, समझ रहे हो। तो आप अगर समाज में नहीं रहोगे तो आपका व्यवहार उसी तरीके का हो जाएगा। तो जेल में रखने का यही है कि आपने क्राइम किया है, आपको समाज से हटाया जाता है। मतलब समाज में रहना अच्छी बात है, हम टेंशन फ्री होकर जी रहे हैं, तो आपको वो नहीं दिया जाएगा, आप टेंशन में रहिए, आप अकेले रहिए, कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही बात? तो जब किसी को जेल में रखा गया है, इसका मतलब उसको समाज से काट करके अलग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में वे फॉरवर्ड आपको 3 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसी में कंटिन्यू करते हैं। ये जो 3 पॉइंट था ये अमिताभ राय कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से था। अब देखिए, अब ये लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि रॉन्गली ट्राइड शुड गिव मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने क्राइम नहीं किया है, निर्दोष है, लेकिन उनका ट्रायल चलता रहता है और बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो उनको तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सेपरेटेड विंग फॉर पुलिस फोर्स फॉर फास्टर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जो पुलिस फोर्स है उनके लिए अलग अलग विंग बनाई जानी चाहिए, ठीक है, फास्टर इन्वेस्टिगेशन। मतलब अलग अलग विंग बनाने का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड एक विंग होगा, है ना, दूसरे क्राइम से रिलेटेड दूसरा विंग होगा, वो उनकी एक्सपर्टीज उसमें होगी, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी फास्ट हो, बहुत जल्दी होगा, ठीक है, फास्टर होगा। समझ में आई बात? अगला पॉइंट है कि लिबरलाइज्ड कंडीशन फॉर बेल। बेल के लिए भी कंडीशन लिबरलाइज होनी है, ठीक है। तीन तीन तरीके का जो बेल है, तीन तरीके का ही है ना, उसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन ई प्रिजन। ई प्रिजन नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर स्मूथर फंक्शनिंग ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा किया है एक, मतलब ये चूंकि हम वे फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने देख लिया कि ई प्रिजन नाम का एक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, प्रिजन के मैनेजमेंट फंक्शन को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें
इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो लॉ है बेल के ऊपर वो क्या कहता है। तो आप कहेंगे सर इंडिया में है तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में क्यों पढ़ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हम अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर भी होती हैं। और अगर इन सब टाइप के टॉपिक्स को अगर आप एसे में या फिर एथिक्स में या फिर GS2 में अगर लिखते हैं अगर कहीं पे भी, तो आपका नंबर बूस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए यूके का जो लॉ है बेल पे कहता है कि यूके में एक एक्ट है बेल एक्ट ऑफ 1976। तो कहता है कि इन द बेल एक्ट ऑफ 1976, ठीक है, गवर्न्स द प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग बेल। मतलब समझ गए होंगे कि 1976 का जो ये एक्ट है वो मतलब प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से किसी को ग्रांट करना या डिनाई बेल ग्रांट करना या बेल को डिनाई करना है। ठीक है, ये जो एक्ट है दिस एक्ट रिकॉग्नाइज अ जनरल राइट टू बेल एंड एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनमेट्स टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ जेल्स। मतलब जेल में ज़्यादा लोग मतलब ठूसे ना जाएं, इसके लिए ये एक मतलब एक स्टेप लेता है ये जो एक्ट है। ठीक है, इट मेंशंस द प्रोजेक्यूशन दैट एन एक्यूज शुड बी ग्रांटेड बेल अनलेस देयर इज अ जस्टिफाइड रीजन टू रिफ्यूज इट। मतलब अगर किसी किसी का कोई जेल में है और उसके पास जेन्युइन रीजन है कि वो उसे क्यों बाहर छोड़ा जाना चाहिए तो उसको बेल मिलना ही चाहिए। ठीक है, बेल कैन बी रिजेक्टेड, बेल को रिजेक्ट भी किया जाता है इफ द कोर्ट फाइंड सब्सटेंशियल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द डिफेंडेंट विल फेल टू सरेंडर, कमिट एन ऑफेंस और इंटरफेयर विथ विटनेस इफ रिलीज्ड ऑन बेल। अगर कोई व्यक्ति जेल से छोड़ दिया जाता है और वो मतलब जेल से छोड़ दिया जाता है और वो आशंका है कि वो आगे मतलब जेल से बाहर जाने के बाद कोई ऑफेंस करेगा, किसी विटनेस के साथ बदमाशी करेगा, मारपीट करेगा, है ना, या फिर कोई दूसरा क्राइम करेगा या फिर दोबारा वापस सरेंडर नहीं करेगा, तो उस केस में उसको बेल नहीं दिया जाता है। ठीक है, द कोर्ट हैज टू गिव रीजन इन केस ऑफ विथ होल्ड और अल्टर बेल कंडीशन। अगर बेल कंडीशन को सेम रख दिया गया, मतलब किसी को बेल दिया जा रहा है तो बराबर दिया जा रहा है, या नहीं दिया रहा है तो बराबर ही नहीं दिया जा रहा, या फिर उसको अल्टर किया जा रहा है, दिया जा रहा है एक बार, दूसरी बार नहीं दिया गया, पहली बार नहीं दिया गया, दूसरी बार दे दिया गया, तो इन सब केस में कोर्ट को जो है रीजन देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला टॉपिक इसमें क्या है देखते हैं। देखिए हाँ, वे फॉरवर्ड में ही हम लोगों ने ना कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड किए। देखिए जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स दे रहा हूँ आप लिखिएगा सब कुछ। ठीक है, आप जितना इसमें चीज़ें हैं सब लिखिएगा और इसको यूज जब आप करिएगा तो कुछ ही चीज़ आपको याद आएगा उस टाइम पे, वो चीज़ यहाँ पे रिप्लिकेट कर दीजिएगा क्वेश्चन मतलब कॉपी पे अपने मेन एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट में इसमें क्या लिखता हूँ कि प्रिजन इज बेसिकली फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स। Regions should focus on what? Skill development, functioning on improvement of infrastructure, reformation rather than retribution, and focus on mental health of क्या कहते हैं prisoners। ये चीज़ पिछला जो क्या कहते हैं हमने पिछला जो स्लाइड पढ़ा जिसमें हमने ये कहा था कि यूके में क्या हो रहा है। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ ये इंडिया के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। देखिए कहते हैं कि प्रिजन का जो ये व्यवस्था किया गया है वो इसलिए है कि रिफॉर्म किया जाए प्रिजन को, उसको सजा देने का कोई उद्देश्य नहीं है तो इसीलिए प्रिजन में स्किल डेवलपमेंट, उसका इम्प्रूवमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब पर ख्याल किया जाना चाहिए। ठीक है, रिट्रीब्यूशन का सेंस उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रिजनर्स की मेंटल हेल्थ वगैरह का भी ख्याल किया जाना चाहिए। एक केस स्टडी है जैसे ओपन, जिसको बोलते हैं ओपन जेल सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पे है? अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे ये ओपन जेल सिस्टम का कल्चर है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि गेट आउट ऑफ द जेल टू जेल, डू वर्क, कम बैक अगेन टू द जेल। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है और वो जॉब करता है, सोल मतलब ये है क्या कहते हैं ब्रेड विनर है अपने फैमिली का, तो उसको जेल तो मिलेगा, वो जॉब भी जाएगा, जॉब से जॉब करेगा, जॉब करके फिर जेल में आएगा, घर नहीं जाएगा वो। ये एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं ओपन जेल सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पुडुचेरी में, इन पुडुचेरी, prisoners are skilled in organic farming,
फॉर देयर लाइवलीहुड आफ्टर रिलीज, मतलब जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपना जीवन यापन कर सके, इसकी तैयारी उसको कराई जाती है। पुडुचेरी में ऐसा उनको स्किल सिखाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि मीडियम स्मॉल एंड क्या कहते हैं जो इंटरप्राइजेज है उसमें एक चीज़ है कि स्किल इज ऑल्सो गिवन टू देम, मतलब ये घरेलू जो होता है ना, क्या कहते हैं, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो उसमें यूज होने वाले जो स्किल हैं वो भी दिए जाते हैं इन लोगों को। ठीक है, ताकि पोस्ट रिलीज वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उसको यूज कर सके, जब वो रिलीज हो जाएंगे तब इन चीज़ों को वो यूज कर सके। ठीक है, चलिए अगला है कि इसमें और पॉइंट हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं याद आएगा तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा पेपर में। देखिए क्या कहता है कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अरेस्ट इज ड्रेकोनियन मेजर, मतलब अरेस्ट ड्रेकोनियन मेजर है, बहुत ही मतलब हार्श है। इट शुड बी यूज स्पेयरिंगली, मतलब समय देख करके बहुत ही कम टाइम इसको यूज किया जाना चाहिए, हमेशा नहीं यूज किया जाना चाहिए। इट हेल्ड दैट बेल कंटिन्यूअस टू बी द रूल एंड जेल एन एक्सेप्शन। देखिए क्या कह रहा है कि इट हेल्ड दैट बेल कंटिन्यूज टू बी द रूल एंड जेल एन एक्सेप्शन, मतलब बेल को रूल बना दीजिए और जेल को एक्सेप्शन बना दीजिए, मतलब उसको जेल कम दीजिए बेल ज़्यादा दीजिए, मतलब लोगों को बाहर रहने दीजिए, जेल में भर के मत रखिए। द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 21 ये कहता है कि हाईलाइटेड द प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता है तब तक उसको अंदर नहीं रखिए, उसको मतलब बचा के रखिए। अब इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ इसके बारे में कहा है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ और बताता भी हूँ। देखिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि इन इंडिया वी हैव 6.1 लाख प्रिजनर्स इन 1378 प्रिजनर्स। ठीक है, ये डेटा मैंने दिया था और इसमें कहा था कि 80% ऑफ देम इज अंडर ट्रायल, मैंने बताया था आपको इसे। दे आर इंडीड वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, पक्का बात है, क्योंकि वो जेल में वल्नरेबल है बहुत ज्यादा। ओके, प्रिजन्स आर ब्लैक बॉक्सेस, प्रिजन को क्या कहा उन्होंने, ब्लैक बॉक्सेस, इसे वर्ड याद रखिएगा। प्रिजनर्स आर ओफन अनसीन अनहर्ड सिटीजन्स, ना तुमको सही से देखा जाता है ना तुमको सही से सुना जाता है, ऐसे सिटीजन है वो। प्रिजन्स हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन different categories of prisoners, particularly those belonging to the marginalized community, जो marginalized community से उन पर तो बहुत खराब असर होता है, उनके पास पैसा भी नहीं को बेल करवा पाए। ठीक है, सीजीआई ने और क्या कहा कि नालसा हैड लॉन्च्ड स्कीम दैट इज कॉल्ड ई प्रिजन्स। ठीक है, एक ई प्रिजन नाम का एक स्कीम नालसा ने लॉन्च किया है, बाय विच ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन inmate such as the details of their incarnation and pending court cases would be click away। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ई प्रिजन्स के थ्रू कोई व्यक्ति कब छोड़ा जाएगा, उसका केस कैसे पेंडिंग है, इसके बारे में उसको बताया जाएगा। ठीक है, ई मुलाकात नाम का भी एक है, ई मुलाकात मतलब पोर्टल है, थ्रू विच द families and well wishers of inmates can be in constant touch with them with ease, मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर किसी व्यक्ति का कोई फैमिली मेंबर जेल में बंद है तो वो ई मुलाकात के थ्रू टच में रह सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वे फॉरवर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। इस टॉपिक में आज में इतना ही था और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नोट्स सही से बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जैसे जैसे मैंने लिखा है सब लिख लीजिएगा। ठीक है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।